नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। हर किसी को कभी ना कभी दवा की जरूरत पड़ती है। जुकाम बुखार से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों तक में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, मरीज को जल्द राहत मिल सके। लेकिन सोचिए कि मरीज को दी जाने वाली दवा अगर नकली हो तो क्या होगा। जो दवा जिंदगी देने के लिए है वो मौत की वजह बन सकती है। आज इंडिया टीवी आपको नकली दवाओं का एक ऐसा ठिकाना दिखाएगा जहां बड़ी कंपनियों के नाम पर बेची जा रही हैं फेक ड्रग्स। नकली दवाओं के ठिकाने पर इंडिया टीवी का कैमरा। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और गुजरात तक 3 राज्यों में फैले जानलेवा ड्रग्स के जाल का पर्दाफाश। जिंदगी देने वाली दवाइयां कैसे बांट रही हैं मौत, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पोस्ट ऑपरेटिव और एक्यूट स्टेज में ऐसा रहता है कि वो दर्दी को जब वो दवाई की पूरी ज़रूरत होती है और वो नहीं मिलती तो उसका कुछ भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है उसका। दवाओं के नाम पर मरीजों को कैसे खिलाया जा रहा है जहर, कैसे लोग रुपए देकर खरीदते हैं अपनी मौत का सामान, कैसे मुनाफे के लिए मेडिसिन माफिया लोगों को बेमौत मार रहे हैं। जब ये खुलासा आपके सामने होगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप भरोसा नहीं कर पाएंगे कि पैसे के लिए कैसे नकली दवाओं का नेक्सस बीमारों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। इंडिया टीवी आज आपको दिखाएगा कि कैसे कई शहरों में फैला था फर्जी ड्रग्स का कारोबार। आपको बताएंगे कि कहां है जानलेवा नकली एंटीबायोटिक्स दवाओं की फैक्ट्री, जहां तैयार की जाती है हूबहू असली जैसी दिखने वाली दवाएं। वो कौन कौन से रूट हैं जिनके जरिए देश के अलग अलग शहरों तक पहुंचती है मौत बांटने वाली दवाओं की खेप। हम अपनी पड़ताल में ये भी पता लगाएंगे कि कौन है वो मेडिसिन माफिया जो बेखौफ होकर कानून और सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज कैमरे के सामने हाईटेक मशीनों से होगा नकली दवाओं का टेस्ट। ये साबित होगा कि असली पैकिंग में कैसे बेची जा रही हैं फेक दवाएं। हम ये चेक करेंगे कि ये कैप्सूल में एम्पिसिलिन कैप्सूल लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये कंटेंट है कि नहीं वो हम अभी चेक करेंगे। वो अभी इंस्ट्रूमेंट स्कैन कर रहा है और ये हमें विदिन मिनट हमको दिखाएगा। ये आइडेंटिफिकेशन में अभी दिखा रहा है एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट, उसका मतलब है कि उस कैप्सूल में एम्पिसिलिन नहीं है। तो देखते रहिए जानलेवा दवाओं पर सबसे सनसनीखेज खुलासा, क्योंकि ये खबर हर इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि हर किसी को कभी न कभी खानी पड़ती है एंटीबायोटिक दवाएं। और आज बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर बेची जा रही एंटीबायोटिक्स की जो हकीकत सामने आएगी वो आपको झकझोर कर रख देगी। जानलेवा नकली दवा का यह धंधा गुजरात के अहमदाबाद में कई महीनों से चल रहा था। न जाने कितने लाख रुपए की नकली दवाइयां ये बाजार में खपा चुके थे। इस घोरक धंधे का खुलासा उस वक्त हुआ जब शहर में यह खबर फैली कि कुछ मेडिसिन होलसेलर्स बहुत सस्ते दामों पर बाजार में महंगे दाम पर बिकने वाली हाई पावर्ड एंटीबायोटिक दवाएं बेच रहे हैं। इस खबर के बाद फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट हरकत में आया, उन दुकानों का पता लगाया और फिर पूरी प्लानिंग के साथ नकली दवा के नेक्सस पर छापा मारा। 60 लाख की फर्जी दवाएं कब्जे में ली। इंडिया टीवी ने जब इस नेटवर्क के बारे में पड़ताल की तो कई हैरान करने वाली बातें सामने आई। इस कमरे में दवाइयों का अंबार लगा है। एक से बढ़कर एक ब्रांड की लाखों रुपए की दवाएं यहाँ रखी हैं। ऐसी दवाइयां किसी मरते हुए इंसान की जिंदगी बचा सकती हैं, लेकिन आप सुनकर सन्न रह जाएंगे कि ये सारी की सारी खेप नकली दवाओं की है। देखने में हूबहू असली जैसी, पैकिंग भी ऐसी कि देखकर बड़े से बड़ा डॉक्टर भी गच्चा खा जाए।
दवाओं पर बड़ी कंपनियों का ठप्पा है। कुल मिलाकर इन्हें खरीदने वाला सोच भी नहीं सकता कि ये नकली हैं, लेकिन हकीकत यही है। करीब 60 लाख रुपए की कीमत वाली ये दवाएं अलग अलग मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचाई जाने वाली थी। सौदा तय हो चुका था, डिस्ट्रीब्यूटर्स तैयार थे, बस इंतजार था मेडिकल स्टोर तक पहुंचने का। लेकिन उससे पहले ही जानलेवा दवाइयों का धंधा करने वालों के मंसूबे पर पानी फिर गया। लाखों का माल जब्त हुआ और उसके बाद जो खुलासा हुआ उसे सुनकर अफसर भी सन्न रह गए। पूरे नेक्सस के बारे में आपको तफसील से बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि ये एंटीबायोटिक्स दवाएं नहीं बल्कि जहर है जो किसी की भी जान ले सकता है, क्योंकि इसे बनाने में जिस सॉल्ट का इस्तेमाल होना चाहिए वो है ही नहीं। दर्दी को जब ज़्यादा इन्फेक्शन होता है और दर्दी जब पोस्ट ऑपरेटिव में वो यूज़ होता है, और पोस्ट ऑपरेटिव और एक्यूट स्टेज में ऐसा रहता है कि वो दर्दी को जब वो दवाई की पूरी ज़रूरत होती है और वो नहीं मिलती तो उसका कुछ भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है उसका। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ये नकली दवाएं किसी की मौत की वजह बन सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस नेटवर्क का खुलासा कैसे हुआ। ये कहानी भी बेहद दिलचस्प है। गुजरात के फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ये खबर मिली थी कि कुछ होलसेल मेडिकल कारोबारी बेहद सस्ते दामों पर हाई पावर एंटीबायोटिक ड्रग्स रिटेलर्स को बेच रहे हैं। इस खबर के बाद डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हरकत में आए और उन्होंने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी। गुजरात फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स उन होलसेल मेडिकल दुकानों पर पहुंचे जहां सस्ती एंटीबायोटिक बेचे जाने की खबर आई थी। उन्होंने वहां जाकर हाई पावर एंटीबायोटिक दवाई सस्ते दामों पर खरीदी और आगे की जांच के लिए वापस लौट गए। इन दवाओं को देखकर फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट का दिमाग भी घूम गया। अफसरों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हाई पावर एंटीबायोटिक्स दवाएं इतनी सस्ती कैसे मिल सकती हैं। दरअसल आमतौर पर हाई पावर एंटीबायोटिक की 10 गोली का पत्ता रिटेलर्स को 125 रुपए में मिलता है, लेकिन अहमदाबाद में होलसेलर्स हाई पावर एंटीबायोटिक दवा का पत्ता 40 रुपए में बेच रहे थे। 40 रुपए प्रति पत्ता खरीद कर रिटेलर्स हाई पावर एंटीबायोटिक को 250 से 500 रुपए तक में बेच रहे थे। अब सवाल ये था कि होलसेलर्स हाई पावर एंटीबायोटिक दवा इतनी सस्ती क्यों बेच रहे थे। यही वो सवाल था जो अधिकारियों को परेशान कर रहा था। लिहाजा दवाओं को बारीकी से जांचा गया, लेकिन पैकिंग देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि दवाएं नकली हो सकती हैं। ये दवाइयाँ यदि आप देखें पहली नज़र में तो ये नकली लगती ही नहीं है, क्योंकि जो लेबलिंग वगैरह है, जिस तरह का पैकिंग इसका किया हुआ है, ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत ही अच्छी कंडीशन की जो मशीन होती है उस क्वालिटी की मशीन से इसको पैक किया हुआ है और लेबलिंग के सारे नॉर्म्स जो हैं वो यहाँ फॉलो किए गए हैं। फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट को शक तो था कि दवाएं नकली हैं, लेकिन बिना किसी सबूत के आगे कार्रवाई मुमकिन नहीं थी। लिहाजा एक खास तरह की मशीन से जब इन दवाओं को चेक किया गया तो खुलासा हुआ कि दवा के नाम पर जहर बेचने का धंधा चल रहा है। आपको आगे दिखाएंगे ये हाईटेक मशीन कैसे चंद सेकंड में असली और नकली दवा में फर्क कर सकती है। लेकिन पहले ये बता दें कि जिस वक्त ड्रग डिपार्टमेंट के अफसर इन दवाओं का बारीकी से मुआयना कर रहे थे, उन्हें एक और क्लू मिला जो नकली दवाओं का पर्दाफाश करने में अहम कड़ी साबित हुआ। हमने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान हमें वो प्रोडक्ट मिला, उसमें जो मैन्युफैक्चरर का नाम था वो हमारे एरिया का था। एक्चुअली ऐसा कोई मैन्युफैक्चर का अस्तित्व है ही नहीं, और बिन अस्तित्व वाला मैन्युफैक्चरिंग का नाम था, मीन्स वो नकली ही दवाई हमें तुरंत मालूम हो गई। जी हाँ, जिस फैक्ट्री का जिक्र दवाओं की पैकिंग पर था
वैसी कोई फैक्ट्री जब फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट को नहीं मिली तो उन होलसेलर्स के ठिकानों पर छापा मारा गया जहां एंटीबायोटिक्स दवाएं सस्ते दामों पर बेची जा रही थी। दोनों डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास से करीब 60 लाख रुपए की दवाएं जब्त कर ली गईं। पूरे नेटवर्क के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं कि ये मशीन कैसे नकली और असली दवा के बीच फर्क करती है। मशीन इंफ्रारेड रेज की मदद से कुछ ही सेकंड में बता देती है कि दवा में कौन सा केमिकल है। चेक करने पर पता चल गया कि इन दवाओं में वो सॉल्ट नहीं है जो हाई पावर एंटीबायोटिक दवा में होता है। यानी इन दवाओं को अगर किसी जरूरतमंद मरीज को दिया जाए तो उसे कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा उसकी जान पर बन सकती है। इसमें 0% कंटेंट है। इसमें जो कंटेंट है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होने चाहिए वो है ही नहीं। और ये हाई पावर जो मेडिसिन्स हैं ये ऐसे टाइम पे दी जाती हैं जब पेशेंट को एक्यूट कंडीशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इन मेडिसिन्स की, लेकिन आप दे सकते हैं उसका कोई असर ही नहीं होगा। तो ऐसे में पेशेंट की जो कंडीशन है उसकी ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता है। कोई भी पेशेंट इनको ओरिजिनल दवा समझ के ले ले तो उसको एक सडन एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो सकती है। इससे उसी मोमेंट पे पेशेंट की कोलैप्स और डेथ हो सकता है। उसको एनाफाइलेक्सिस सीवियर रिएक्शन आ सकता है, उसका ब्लड प्रेशर एकदम से घट सकता है, उसको चक्कर आना, कन्वल्जन आना, ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। अब सवाल ये था कि आखिर ये दवा अहमदाबाद में कहां से पहुंची। तफ्तीश के दौरान खुलासा हुआ कि नकली दवा की खेप ग्वालियर की योगिनी फार्मा से निकलती थी और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में भेजी जाती थी। गाजियाबाद में पैकिंग के बाद फेक मेडिसिन को गुजरात के अहमदाबाद शहर के लिए रवाना किया जाता था। जब इस मामले की गहराई से पड़ताल की गई तो पूरे नेटवर्क के बारे में कुछ और खुलासे हुए। अहमदाबाद में शैलेश अग्रवाल और कमल जैन नकली दवाएं रिसीव करते थे। ग्वालियर के रहने वाला मयंक शर्मा नकली दवाओं का इंतजाम करता था। गाजियाबाद का मयंक गुप्ता अहमदाबाद में फेक दवाएं सप्लाई करता था। नकली एंटीबायोटिक दवाएं गुजरात के ग्रामीण इलाकों में खपाई जाती थी। 60 लाख की दवाओं की जब्ती के बाद सारे आरोपी फरार चल रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा सकी कि आखिर वो फैक्ट्री कहां है जहां इतने बड़े पैमाने पर नकली दवाएं बनाने का धंधा चल रहा है। हमारी पुलिस इधर भी 3-4 बार और वहाँ यूपी एमपी में भी जाके आई है, वहाँ यादी भी दी है कि भाई इस गुने में उसको अरेस्ट करने का है। तपास में जाके आई है, मगर अभी तक उसका पता चला नहीं, मिले नहीं। पुलिस का दावा है कि गैंग से जुड़ा एक भी आरोपी पकड़ में आता है तो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होने में वक्त नहीं लगेगा। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। तो ये था बिकने वाली मौत की दवा का सच। ये आंकड़ा हैरान करने वाला है कि भारत में हर साल 5 साल से कम उम्र के करीब 10 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। लेकिन ताज्जुब कीजिए कि जिस 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे था, उस दिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सड़कों पर जबरदस्ती लाखों लीटर दूध बहा दिया गया। ये बर्बादी किसान आंदोलन के नाम पर हुई, जो कर्ज माफी के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन इस आंदोलन के कारण सड़कों पर दूध बहाया जा रहा है, टनों सब्जियां बर्बाद हो रही हैं। किसान आंदोलन के नाम पर सियासी रोटियां सेकने का खेल जारी है और किसानों की भीड़ में उपद्रवी भी शामिल हो रहे हैं। देखिए आंदोलन के नाम पर आम लोगों की रोजी और दूध रोटी से कैसे अत्याचार हो रहा है। टैंकर से बहती दूध की धारा, वो दूध जो करोड़ों को नसीब नहीं है। सड़कों पर बिखरा पड़ा ढेर का ढेर टमाटर, वो टमाटर जिसकी कीमत 100 रुपए पहुंचने पर सरकार को जवाब देना मुश्किल होता है। सड़कों पर फेंकी हुई सब्जियां, वो सब्जियां जिसके बिना हर घर की रसोई बेमानी है। और फिर आलू और प्याज, दूसरी सब्जियों की मंडी, जहां 2 जून की रोटी कमाने के लिए आड़ती घंटों पसीना बहाता है, लेकिन चंद किसानों के रहनुमा नारे लगाते हुए आते हैं और आड़त का सारा सामान फेंककर विरोध का तमाशा करते हैं। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र में किसानों के विरोध प्रदर्शन की।
इस विरोध में खेतों में पसीना बहाने वाला अन्नदाता तो नहीं है। हाँ, अन्नदाता के नाम पर उपद्रवी जरूर शामिल हैं, जो किसानों के लिए लड़ाई का सर्टिफिकेट लेकर खुलेआम सड़कों से मंडियों तक उत्पात मचा रहे हैं। धूले में सड़कों पर दूध बहाया गया। नागपुर में जिलाधिकारी के दफ्तर के बाहर सड़कों पर सब्जियां फेंक कर विरोध हुआ। टमाटर को गाड़ियों के नीचे रौंद जाने के लिए फेंक दिया गया। किसान और व्यापारी भिड़ गए और किसानों की मोटरसाइकिल फूंक डाली गई। नासिक की मंडियों में पहुंची सब्जियां जबरन सड़कों पर फेंक दी गई। सवाल यह है कि ये कैसा विरोध है? जिस उत्पाद की वाजिब कीमत के लिए महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक किसान सड़कों पर हैं, सरकार से कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं, आखिर उसी उत्पाद के साथ ये कैसा उत्पाद है? भला सोलापुर में दूध के टैंकर वाले का क्या कसूर था, जिसके पूरे दूध को खुलेआम सड़कों पर बहा दिया गया? पूरे टैंकर का दूध बहा दिया और आंदोलनकारी इस बर्बादी का जश्न मनाते रहे। वहीं बुल्ढाना में करीब 10,000 लीटर दूध की बर्बादी हुई। सड़कों पर उतरी महिलाओं को दूध से नहलाया गया। बर्बादी यही नहीं थमी। जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले आंदोलनकारी इलाके के किसान और शेतकारी संगठन से जुड़े थे। सिर्फ दूध ही आंदोलनकारियों के निशाने पर नहीं था, आलू, प्याज, टमाटर और हरी सब्जियां भी उनके निशाने पर थी। आंदोलनकारियों ने किसानों के खेत से शहरों की मंडियों तक पूरे फूड सप्लाई को तहस नहस कर दिया। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के किसान आंदोलन के दूसरे दिन की हैं। प्रहार किसान संगठन ने कलेक्टर ऑफिस के सामने दूध, सब्जी, प्याज फेंक कर विरोध जताया। वहीं नागपुर में शेतकारी संगठन ने भी जिलाधिकारी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें कथित किसान भी शामिल थे। विरोध का तरीका भी सब्जियों को सड़क पर बर्बादी का था। पूरे महाराष्ट्र में किसानों का विरोध हो रहा है। पुलिस प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हो रही है, जिसके चलते आंदोलनकारी महिलाओं पर भी लाठियां बरस रही हैं। इस विरोध प्रदर्शन का सीधा असर सब्जियों की कीमत पर देखा जा रहा है। मुंबई की मंडियों में सब्जी की आमद काफी कम है। जहां दादर सब्जी मंडी में रोजाना 60 गाड़ियां आती थी, वहीं अब 10 गाड़ियां सप्लाई कर रही हैं। महाराष्ट्र में किसान हड़ताल का असर अब मुंबई में भी दिखने लगा है। हम मौजूद है मुंबई के भाईकला में, जो थोक सब्जी मंडी है, यहाँ हमेशा जो है चहल पहल होती है और बहुत सारी भीड़ होती है ग्राहकों की। लेकिन हड़ताल के कारण जो है किसानों का जो उत्पाद है, कृषि जो प्रोडक्ट है, वो यहाँ पर मार्केट में नहीं आ पाए, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा है। महंगा हो गया है, डबल भाव हो गया है, इसके लिए सब सब्जी एक साथ में भर के ले ली है। आगे मिले या नहीं मिले, फिर एक हफ्ते का पूरा एक साथ में ले लिया है। एक हफ्ते का पूरा स्ट्राइक है, तो ये सोच के पूरा भर दिया है। दाम कितने बढ़े सब्जियों के? आज तो डबल ही हुआ है ना, आज डबल है। कल 20 रुपया था, 100 रुपया भी का धनिया। वैसे सूत्रों के मुताबिक किसान आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार भी हरकत में है। जल्द ही किसानों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरह देवेंद्र फडणवीस भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिल सकता है। छोटे किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ हो सकता है। कृषि और वित्त विभाग के बीच विचार विमर्श जारी है और अगर कर्ज माफी का फैसला होता है तो महाराष्ट्र के 31 लाख किसानों को फायदा हो सकता है। बहरहाल सवाल किसानों को राहत देने का नहीं, सवाल है आंदोलन के नाम पर कृषि उत्पादों से अत्याचार का, खुलेआम गुंडागर्दी का। अब मध्य प्रदेश के धार की तस्वीर देखिए। ये धू धू कर जलती मोटरसाइकिल किसकी है? ये चलती मोटरसाइकिल किसान की है, जो मंडी में उत्पाद मचाने आए थे। मंडी के व्यापारियों से उनकी भिड़ंत हुई और नतीजा आगजनी के तौर पर सामने आया। वाकई से आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी ना कहें तो क्या कहें। आइए इस वक्त एक बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बिहार में आर्ट्स के 12वीं क्लास के टॉपर गणेश कुमार का रिजल्ट रोक दिया गया है। नतीजों के बाद विवाद हुआ था एक बार फिर कि क्या पिछले साल की तरह इस बार भी टॉपर्स ने गलत तरीके से नंबर हासिल किए, अच्छा रिजल्ट हासिल किया। और गणेश कुमार जिन्होंने आर्ट साइड से टॉप किया था, इनके नतीजे फिलहाल रोक दिए गए हैं और इनके खिलाफ FIR दर्ज करने का भी आदेश दिया गया है। एक बार फिर आपको बता दें, बिहार से एक बार फिर वही सूरत हाल दिखाई दे रहे हैं जो पिछले साल हुए थे। पहले 65% बच्चे फेल हुए और उसके बाद जो आर्ट साइड के टॉपर इस बार बताए गए थे उन पर FIR की गई है और नतीजा रोक दिया गया है। गणेश कुमार है जिन्हें आप देख रहे हैं और इनकी ख्याति इस बात में कि इनको संगीत में, म्यूजिक में 70 में से 65 नंबर मिले थे, लेकिन इन्हें सरगम तक नहीं मालूम थी। आज का वायरल में आपको बुरखे वाली लुटेरी बेगमों का सच दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है उस पर चलते हैं। बिहार में 12वीं क्लास के टॉपर गणेश कुमार का नतीजा रोक दिया गया है। गणेश कुमार ने 12वीं क्लास में आर्ट साइड से टॉप किया था, इसके बाद विवाद खड़ा हुआ था। आपको बता दें, गणेश कुमार पर फर्जीवाड़े का आरोप है, नाम बदलकर इम्तिहान देने का आरोप है। इनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है और गणेश कुमार की गिरफ्तारी भी अब हो सकती है।
प्रशांत झा पटना से हमारे साथ हैं, हमारे साथी। प्रशांत, जरा पूरी खबर बताइए। ये संदेह के घेरे में तो आ गए थे जिस तरीके से कैमरों पर इन्होंने गाना गा करके दिखाया था और इतने अव्वल नंबर इनको मिले थे, अब क्या होने जा रहा है? देखिए सौरभ, ये सबसे बड़ी बात है कि 1975 में गणेश राम के नाम से इन्होंने बिहार बोर्ड का एग्जाम गिरिडीह से दिया था और उसके बाद ही 1977 में इन्होंने इंटर का भी एग्जाम दिया था गिरिडीह से ही, और ये बात उन्होंने छुपा ली थी। उस समय इन्होंने गणेश राम के नाम से परीक्षा दिया था और बाद में इस साल उन्होंने गणेश कुमार के नाम से फॉर्म भरा था इंटर का, और उसके ठीक 2 साल पहले उन्होंने 2015 में यहाँ बिहार बोर्ड का एग्जाम दिया था। अपनी उम्र छुपा ली थी इन्होंने, अपनी उम्र 1992 बताया था। और सच्चाई जब आज बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर, उन्होंने बिल्कुल एक टीम लगा करके इस पूरे मामले के तहकीकात कराई है। उसके बाद उन्होंने जो गणेश कुमार का रिजल्ट है उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया है और साथ ही उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है और साथ में उन दोनों स्कूलों के ऊपर भी FIR दर्ज कराया है, जो पहले जिससे 10th इन्होंने दोबारा पास किया है और जिससे उन्होंने 12th का एग्जाम दिया था। जी 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 प्रशांत, लौटते हैं आपके पास। आर हाई स्कूल सरिया जो गिरिडीह जिला में है उससे उन्होंने दिया था, जिसमें उनका रोल कोड 02208 और रोल नंबर 0048 पाया गया, जिसमें उनका डेट ऑफ बर्थ 7/11/1975 अंकित था। इस परीक्षा में उनका रोल नंबर 0048 और उनका रोल कोड 02208 और उनका सेंटर जो एग्जामिनेशन का था वह गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पचंबा का सेंटर था और जो उनका विद्यालय था वह था CRSR हाई स्कूल सरिया। और उसके पश्चात यह पाया गया कि इन्होंने संभवतः अपनी उम्र को कम करने के लिए पुनः मैट्रिक की परीक्षा वर्ष 2015 में दी, जिसमें इन्होंने अपना नाम गणेश राम से बदलकर गणेश कुमार कर दिया, किंतु पिता का नाम वही शंकरनाथ राम अंकित था। और उसमें इन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ अंकित किया वह डेट ऑफ बर्थ इन्होंने 2/6/1993 अंकित किया, अर्थात पूर्व के परीक्षा के बदले लगभग 18 वर्ष का इन्होंने डेट ऑफ बर्थ में कमी करते हुए पुनः उम्र को छुपाने के उद्देश्य से यह दोबारा मैट्रिक की परीक्षा वर्ष 2015 में दी और उसी के पश्चात 2017 में जो इन्होंने परीक्षा दी है RNSJN उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय चक हबीब। 42 साल के आदमी ने 12वीं की परीक्षा दी और टॉप करने का दावा भी किया। एक और शर्मिंदगी का बायस बिहार सरकार के लिए। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक शॉपिंग मॉल में बुरखे वाली महिलाओं का एक ग्रुप कपड़े लूटता हुआ दिख रहा है और दावा यह है कि 30 मिनट के लिए इस मॉल में सब कुछ फ्री कर दिया गया। फ्री सेल के इस ऑफर के बाद मानिए पूरा शहर ही यहां पर टूट पड़ा। महिलाओं ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने मुफ्त के माल पर धावा बोल दिया और 30 मिनट में पूरा मॉल खाली कर दिया। लूट के इस वायरल वीडियो की हमने पड़ताल की है, आप भी देखिए। लूट की यह तस्वीर देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। एक एक कपड़े पर 10-10 महिलाएं टूट पड़ी। एक एक कपड़े के लिए 4-4 महिलाएं छीना झपटी कर रही हैं। लूट की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। जरा ये तस्वीर देखिए, सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब के सब भागते हुए एक मॉल में घुस रहे हैं। थोड़ी देर बाद ऐसा नजारा सामने आया। मॉल के इस इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में भी भीड़ एक साथ टूट पड़ती है।
किसी के हाथ टीवी लगता है, किसी के हाथ म्यूजिक सिस्टम आता है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब एक ही टीवी ले जाने के लिए 10 लोग आपस में भिड़ जाते हैं। लूट के इस मेले में शामिल बुर्के वाली महिलाओं की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर लाखों लोग शेयर कर चुके हैं। इसलिए हमने लूट की छूट वाली तस्वीरों की हकीकत जानने की कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि वीडियो के साथ दावा किया जा रहा था कि 30 मिनट तक इस मॉल में सब कुछ फ्री था। हमारे सामने सवाल थे, एक मॉल के भीतर लूट के खेल की अनुमति किसने दी? क्या ये सब कुछ शॉपिंग मॉल के प्रमोशन के लिए किया गया? क्या सचमुच 30 मिनट तक मॉल में सब कुछ फ्री था? शॉपिंग मॉल में जहां सब कुछ बेहतर तरीके से मैनेज होता है, वहां इस तरह की अफरा तफरी और लूट मार गले के नीचे नहीं उतर रही थी। जरा देखिए, बुर्के वाली इन महिलाओं ने मॉल का क्या हाल किया। लेडीज कपड़े के सेक्शन में घुसते ही टूट पड़ी। किसी को सिर्फ टॉप मिला, किसी के हाथ सिर्फ हैंगर ही आया, किसी को कुछ नहीं मिला, और जिसे कुछ मिला भी उसे 4 महिलाएं छीनने की कोशिश कर रही थी। बुर्के वाली इन महिलाओं का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन इस लूट में सिर्फ लेडी ही शामिल नहीं है, पुरुष भी पीछे नहीं थे। ये तस्वीरें देखिए। देखिए कैसे मॉल के 2 कर्मचारी एक बड़ी स्क्रीन को पकड़े हुए हैं ताकि इस हंगामे में ये टीवी टूट न जाए। आखिर ये सब क्यों करना पड़ा, समझने के लिए ये तस्वीरें देखिए। एक ही टीवी पर कई लोग अपना दावा ठोकने लगे। दरअसल किसी के हाथ में जब कोई सामान आता, तब तक कई लोग उस पर अपना हाथ डाल चुके होते थे। फिर सब झगड़ने लगते कि पहले मैंने पकड़ा, अब ये मेरा। जब हमने गूगल पर सर्च करने की कोशिश की तो हमें इस लूट की कई खबरें मिली। पता चला कि ये तस्वीरें अबू धाबी के एक मॉल की हैं। यूएई के लुलु शॉप सेंटर ने 30 मिनट का फ्री सेल का ऑफर दिया था। 30 मिनट में कुछ भी ले जाने की छूट थी। सामान कितना भी महंगा हो, कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी। अब देखिए इस फ्री सेल का असर क्या हुआ। यह तस्वीर उस वक्त की है जब मॉल का गेट खुला। एंट्री शुरू होते ही लोग दौड़ने लगे। इनमें बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी। किसी ने सोचा ट्रॉली ले लें, अंदर से पूरी ट्रॉली में सामान लेकर आएंगे, लेकिन इस जद्दोजहद में काफी पीछे छूट गए। जिससे मॉल में पहले एंट्री मिल गई, वो पलक झपकते ही मुफ्त का माल समेटने लगा। महिलाओं का जोर स्कर्ट और टी-शर्ट उठाने पर था। इस छीना झपटी के दौरान मॉल के 2 रैक जमीन पर गिर गए। गनीमत यह थी कि किसी को चोट नहीं लगी। ये सब देखकर मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि इस हालात में भीड़ को काबू कर पाना मुमकिन नहीं था। ये अफरा तफरी देख गार्ड अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। सबसे ज्यादा लूट टीवी सेक्शन में मची थी। ज्यादातर लोग एलईडी टीवी लूटने की फिराक में थे, क्योंकि ऑफर बिल्कुल मुफ्त था। महंगे महंगे स्मार्ट टीवी सेट भी फ्री में मिल रहे थे। ये ऑफर सिर्फ 30 मिनट का था। आधे घंटे में भीड़ ने पूरे मॉल पर हाथ साफ कर दिया। YouTube पर यह वीडियो पिछले महीने अपलोड किया गया था। एक वेबसाइट की खबर के मुताबिक मॉल के मालिक ने सदका यानी रमजान के पवित्र महीने में अपनी कमाई का हिस्सा गरीबों में बांटने का फैसला किया था। इसी के तहत फ्री सेल का यह ऑफर था। हालांकि इस वायरल खबर की पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल एक और खबर के मुताबिक अब आपको ट्रेन में लोअर बर्थ चुनने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। दावा यह है कि रेल मंत्रालय ट्रेन के स्लीपर कोच में निचली बर्थ पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने वाला है। रेलवे अब लोअर बर्थ के लिए 50 से लेकर 100 रुपए तक आपसे ज्यादा पैसे ले सकता है। क्या है लोअर बर्थ के लिए एक्स्ट्रा चार्ज चुकाने की हकीकत? इंडिया टीवी ने इस खबर की भी तहकीकात की। रेल किराए को लेकर सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर वायरल हुई है जिसे सुनकर आपको भी झटका लग सकता है। वायरल खबर में दावा किया गया है कि रेल मंत्रालय ट्रेन के स्लीपर कोच में नीचे वाली सीट यानी लोअर बर्थ के लिए 50 से 100 रुपए अतिरिक्त वसूल सकता है। मतलब ये
कि अगर आप लोअर बर्थ पर सफर करना चाहते हैं तो आपको 50 से 100 रुपए तक एक्स्ट्रा पैसा चुकाना पड़ सकता है। भारत में हर दिन करीब 2.25 करोड़ लोग ट्रेन में सफर करते हैं। आम हो या खास, हर कोई रेल का इस्तेमाल करता है, इसलिए ये खबर ऐसी है जिसका असर सबकी जेब पर पड़ने वाला है। ये पैसा आपको टिकट रिजर्वेशन के दौरान ही देना पड़ेगा। वायरल खबर के मुताबिक रिजर्वेशन करते समय यात्री को बर्थ का विकल्प चुनना होगा। ज्यादातर लोग लोअर बर्थ की डिमांड करते हैं, लेकिन अब लोअर बर्थ के लिए पैसेंजर को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। चूंकि इस खबर का रिश्ता हर हिंदुस्तानी से है, इसलिए सोशल मीडिया पर इसका वायरल होना लाजमी था। जिसने भी इसे देखा वो आग बबूला हो गया। सोशल मीडिया में तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। ज्यादातर लोग मोदी सरकार की आलोचना करने लगे, भारतीय रेल और रेल मंत्री का मजाक उड़ाने लगे। किसी ने लिखा, भैया प्रभु, लोअर बर्थ के 50 रुपए अतिरिक्त देने होंगे, तब तो रेल की छत पर मुफ्त में सफर मुहैया करा देना चाहिए सरकार को। एक ने लिखा, लोअर बर्थ पर पैसे ज्यादा क्यों, मिडिल और अपर के कम करो भाई। सीट तो यात्री का अधिकार है, असुविधाजनक सीट पर उसे रियायत मिलनी ही चाहिए। रेलवे केवल अपर मिडिल बर्थ के लिए तो आविष्कृत नहीं हुई थी। किसी ने लिखा, लोअर बर्थ के साथ इंजन के साथ वाले डब्बे का किराया ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये सबसे पहले पहुंचता है। एक ने तो हद ही कर दी, लिखा, सीधे टीटी को कट्टा क्यों नहीं थमा देते, और ज्यादा कमाई हो जाएगी। लोगों की नाराजगी की वजह भी जायज है। भारतीय रेल का कायाकल्प करने का दावा करने वाले रेल मंत्री सुरेश प्रभु अब तक कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। पिछले 3 साल में सिर्फ किराया ही बढ़ा है, सुविधाएं जस की तस हैं, ट्रेनें लेट चल रही हैं, साफ सफाई में भी कोई बदलाव नहीं आया है और यात्रियों को मिलने वाला खाना पहले से और भी कम और खराब हो गया है। इन सब के बीच लोअर बर्थ पर 50 से 100 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज की खबर चौंकाने वाली है। तो सवाल है कि क्या ट्रेन की लोअर बर्थ के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा? क्या यह भारतीय रेल की आमदनी बढ़ाने की कोई नई स्कीम है? क्या रेल मंत्रालय ने लोगों की जेब काटने की तैयारी कर ली है? क्या है मोदी की ट्रेन में महंगे लोअर बर्थ की हकीकत? इस वायरल खबर का असर हर मिडिल क्लास हिंदुस्तानी पर पड़ने वाला है, इसलिए इंडिया टीवी ने इसकी तहकीकात शुरू की। हम इस बात पर हैरान थे कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु हर छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करने में संकोच नहीं करते, लेकिन रेल किराए को लेकर इतनी बड़ी खबर सोशल मीडिया पर वायरल है और उन्होंने चुप्पी साध रखी है। इसलिए इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर ने सीधे नई दिल्ली स्टेशन का रुख किया। अगर ये स्कीम लागू हो चुकी है तो यात्रियों से पैसा लिया जा रहा होगा। हमने लोअर बर्थ पर सफर कर रहे यात्रियों से इस खबर के बारे में पूछा। ये एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि लोअर बर्थ के लिए 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं टिकट में। क्या आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े, ऐसा कुछ आप लोगों को पता चला? बिल्कुल बकवास और बेबुनियाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है। सोशल मीडिया पे जो अफवाह उड़ रही है ये बिल्कुल बकवास है। ये गवर्नमेंट को या रेलवे प्रशासन को बदनाम करने के लिए साजिश है और कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को नॉर्मल टिकट ही पे ही आपको लोअर बर्थ मिला है? और भी लोग हैं, आप लोगों ने भी टिकट ली थी, तो जो लोअर बर्थ के लिए टिकट है क्या उसमें अलग से 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े? नहीं, तो ऐसा 50 रुपए हमें देना नहीं पड़े, बिल्कुल जो है उनका रेट जो है वो दिया है हमने। हमारी तहकीकात से एक बात तो साफ हो गई कि फिलहाल लोअर बर्थ के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो क्या ये योजना आने वाले दिनों में लागू होने वाली है? सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस स्कीम के लागू होने की तारीख 1 जुलाई लिख रखी है। इंडिया टीवी संवाददाता प्रियंका ने रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। ये खबर बिल्कुल निराधार और गलत है। ऐसा कोई प्रस्ताव रेलवे बोर्ड में विचाराधीन नहीं है, न ऐसा कोई निर्णय हुआ है। लोअर बर्थ हो या सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन मिलता है वो अभी बरकरार है और बरकरार रहेगा। इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ये जिस तरह की खबरें कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में भी चल रही हैं, कुछ अखबार वालों ने भी उसको पिकअप किया है, आपके माध्यम से हम स्पष्ट करना चाहेंगे ये खबर गलत है। लोअर बर्थ के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क चार्ज करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है, कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हमारी तहकीकात से यह साबित हो गया कि सोशल मीडिया पर वायरल ये खबर झूठी है। लोअर बर्थ के लिए एक्स्ट्रा चार्ज न लिया जा रहा है और न ही भविष्य में ऐसी कोई योजना है। लेकिन यह मामला करोड़ों लोगों से जुड़ा था, इसलिए हमने इस खबर की तह तक जाने की कोशिश की।
पता चला कि ये खबर यूपी के गोरखपुर से 15 मई को शुरू हुई। इसे सबसे पहले गोरखपुर के एक लोकल अखबार ने छापा। खबर का सूत्र एक रेलवे अधिकारी को बताया गया। इंडिया टीवी ने गोरखपुर में रेलवे के प्रवक्ता से बात की। नहीं, इस संबंध में हमारी किसी से बात नहीं हुई है। सर ये यानी इसको मानते हैं गलत है? इसके बारे में मैंने बताया ना कि क्योंकि हमारे पास इसमें आधिकारिक कोई भी सूचना नहीं है, तो इस पर हम कोई भी कमेंट नहीं देना चाहेंगे। इंडिया टीवी की तहकीकात में अब ये साबित हो गया कि ये खबर झूठी है, किसी की शरारत है। लेकिन रेल मंत्रालय का भी दायित्व है कि ऐसी झूठी खबरों का खंडन बिना समय गंवाए करें, ताकि लोग अफवाह से बच सकें। अब एक और दिलचस्प खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं और रूस में मौजूद मोदी के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति जब व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे, तब एक अमेरिकी पत्रकार ने मोदी से एक सवाल पूछा, क्या आप ट्विटर पर हैं? इस सवाल की वजह से रिपोर्टर की जबरदस्त खिल्ली उड़ रही है। और दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब पुतिन मोदी को बैठने के लिए कह रहे थे। देखिए इन वायरल तस्वीरों की हकीकत। सोशल मीडिया पर इस वक्त ये 2 तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दोनों तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं, लेकिन दोनों का मैसेज अलग अलग है। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हॉल में एंट्री कर रहे हैं। साथ में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। एक महिला रिपोर्टर पहले से खड़ी है। पुतिन इस रिपोर्टर से हाथ मिलाते हैं, फिर रिपोर्टर पीएम मोदी से हाथ मिलाती है। मोदी और रिपोर्टर के बीच 10 सेकंड की गुफ्तगू होती है। जरा ये बातचीत सुनिए। I saw your tweet. Oh yes? With umbrella. You're looking at me on Twitter? Are you on Twitter? Yes. सुना आपने, रिपोर्टर ने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि आप ट्विटर पर हैं। देखते ही देखते 10 सेकंड की बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। लोग अमेरिका के एक न्यूज चैनल के संवाददाता की खिल्ली उड़ाने लगे। I saw your tweet. Oh yes? With umbrella. You're looking at me on Twitter? Are you on Twitter? Yes. मैगन केली नाम की रिपोर्टर खास कवरेज के लिए रूस आई थी। रूस में ही केली की पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात होनी थी। पीएम मोदी के ट्विटर पर होने के सवाल को लेकर मैगन केली का मजाक इसलिए उड़ाया जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी ट्विटर पर दुनिया के दूसरे सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। ट्विटर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 3 करोड़ 12 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि पीएम मोदी के 3 करोड़ 3 लाख फॉलोअर हैं। ट्विटर से जुड़े इस सवाल के लिए केली का मजाक इसलिए भी उड़ रहा है क्योंकि एक पत्रकार होने के बावजूद वो पूरी तैयारी के साथ नहीं आई थी, जबकि पीएम मोदी ने अपनी तरफ से पूरा होमवर्क किया था। पीएम को पहले से पता था पुतिन के स्टेट डिनर में केली से मुलाकात होगी, क्योंकि केली पुतिन का इंटरव्यू करने वाली थी। इसी वजह से पीएम ने केली का ट्विटर प्रोफाइल पहले ही देख लिया था। I saw your tweet. Oh yes? With umbrella. You're looking at me on Twitter? Are you on Twitter? Yes. मोदी जिस छाते वाली तस्वीर की बात कर रहे थे, ये वही तस्वीर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा वायदा व्यवस्था सुधारने का है। सिस्टम को सुधारने के लिए जरूरी है सिस्टम से जुड़े आला अधिकारियों का सक्रिय होना। आज आपको हरदोई की तस्वीर दिखाना चाहते हैं, जहां की डीएम के मिडनाइट एक्शन से खलबली मच गई। हरदोई की सड़कों पर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम एक्शन में। टीम को लीड करने वाली लीडर अपने तेज तर्रार स्टाइल से कानून व्यवस्था से लेकर ट्रैफिक जाम और दूसरी समस्याओं से निजात दिलाने का भरोसा दे रही है। का है रास्ता, इसको यू टर्न वाले में रखिए ना, इसको व्यवस्था आएंगे और जाएंगे, को रुकने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपका गेट छोड़ देंगे। तो क्या योगी राज में इस बार हरदोई के लोगों को उनकी रोजमर्रा की दिक्कतों और परेशानियों से निजात मिलेगी? क्योंकि योगी राज में चल रहा है डीएम का मिडनाइट एक्शन। नहीं, ये क्या चीज है तुम्हारी एफिडेविट? ये एफिडेविट लिखवा